नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज से आपके इसी चैनल पर टैक्सेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2 और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के पार्ट ए के लिए क्लासेस चालू हो रही हैं। पार्ट ए जो कि मध्य प्रदेश के जीके और साथ ही साथ कुछ अन्य विषयों से डील करता है। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उनकी आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टैक्सेशन असिस्टेंट के पार्ट बी के लिए भी क्लासेस चालू होंगी। तो पार्ट बी का सिलेबस क्या है टैक्सेशन असिस्टेंट का, वो भी आज हम इसी क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2, साथ ही स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनके पार्ट ए का सिलेबस क्या है और टैक्सेशन असिस्टेंट के पार्ट ए का सिलेबस क्या है, वो भी आज हम इसी यहीं पर चर्चा करेंगे। टैक्सेशन असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, अभी आयोग द्वारा जो डेट दी गई है उसके अनुसार यह एग्ज़ाम संभावित है कि हो सकता है कब हो जाए हमारा, 17 दिसंबर के आसपास क्या है प्रस्तावित है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या आ जाती है इसी में, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए अभी फॉर्म भरा रहे हैं। ठीक है, यदि आप में से किसी ने नहीं भरा है तो आप लोग भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपका जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके पश्चात होगा। जो अभी प्रस्तावित डेट है वो है सितंबर अक्टूबर के आसपास की डेट है। बट अगेन कि हो सकता है सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम ना हो, बाद में हो, क्योंकि अभी तक सेट का एग्ज़ाम पहले होगा, फिर सेट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की चर्चा चालू होगी। ठीक है। प्रिंसिपल ग्रेड 1 और ग्रेड 2, प्रिंसिपल ग्रेड 1 डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल ग्रेड 2 असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, इसका एग्ज़ाम 10 सितंबर को प्रस्तावित है। इसकी क्लासेस पार्ट ए की हम यहाँ चालू करेंगे। और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसका एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जो कि 2022 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो उसकी भी क्लासेस हम आज से यहाँ से चालू करेंगे। क्लासेस चालू करने के पहले सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि इन सब के पार्ट ए का सिलेबस क्या है, एक बात। और दूसरी बात, टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड पार्ट बी की क्लासेस भी चालू होंगी, तो उसके पार्ट बी का सिलेबस क्या है। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस डिकोड कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड क्लास से हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लास का अपनी चालू कर देंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा, चलिए, सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो सबसे पहली यूनिट आपके पास आती है, या यूं कह लें कि आपके सिलेबस में जो पहली यूनिट दी है वो क्या दी हुई है, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का साहित्य, तीन बिंदु जोड़े गए हैं। एक इसमें आता है मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रमुख घटनाएं। मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रमुख घटनाओं में आप कहाँ से उठाएंगे, प्रागैतिहासिक काल से उठाएंगे। कहाँ से उठाते हैं हम, प्रागैतिहासिक काल से घटनाओं को उठाना चालू करेंगे। और प्रागैतिहासिक काल से घटनाएं होते हुए कहाँ तक चली आएंगी हमारी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जितने स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन जो चला हमारा, या स्वतंत्रता आंदोलन जो चला, उस दौरान जितने भी घटनाक्रम हुए मध्य प्रदेश में, उन सब की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतिहास के घटनाक्रम में। साथ ही साथ इसमें एक अलग से बात लिखी हुई क्या है, प्रमुख राजवंश। तो हमारे यहाँ पे प्रमुख राजवंशों में बुंदेल हुए, बघेलखंड की रियासत हुई। ठीक है, इसके अलावा हमारा होलकर रियासत हो जाती है और हमारे सिंधिया हो जाते हैं। ठीक है, इन सब की भी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, तो इस दौरान असहयोग आंदोलन क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह क्या था, आदि आदि छोटे छोटे बहुत सारे घटनाक्रम हुए, उन सब की भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कला क्या है, मध्य प्रदेश की संस्कृति क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां क्या हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां क्या हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में ढेर सारी हमारे यहाँ पे रीजनल क्या है लैंग्वेजेस हैं। जैसे उदाहरण के लिए बघेली है, बुंदेली है, गोंडी है। ठीक है, अलग अलग जनजातियों की भाषाएं हैं, मालवी है। ठीक है, ये सब आपको क्या है यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, अलग अलग त्यौहार जो हैं, एक उनका महत्व क्या है, उन त्योहारों में क्या क्या होते हैं, जोगेश्वरी धाम का मेला कहाँ लगता है, चामुंडेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। ठीक है, ये सब ढेर सारी बातें, माइन्यूट बातें हैं, उनकी हम चर्चा करते रहेंगे। लोक संगीत, तो मालवा का लोक संगीत क्या है, निमाड़ का लोक संगीत क्या है, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का। साथ ही साथ लोक नाट्य इन क्षेत्रों का क्या है, साथ ही साथ इन क्षेत्रों के लोक गीत क्या हैं, आदि आदि बातें क्या है इसमें आ जाएंगी। लोक कलाएं इन क्षेत्रों की क्या हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख साहित्यकार, तीन हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं, कायदे से चार हिस्सों में करते हैं। प्राचीन कालीन साहित्यकार जैसे कि हमारे क्या हो जाते हैं, भवभूति हो जाते हैं, कालिदास हो जाते हैं, आदि आदि, है ना। मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार, और इनके अतिरिक्त एक और कैटेगरी चलती है, वो क्या होती है, लोक साहित्यकार। जैसे कि हम बात करते हैं ईशुरी कौन थे, ठीक है, घाघ कौन थे, ईशुरी हो गए, घाघ हो गए, संत सिंगा जी हो गए, इनकी भी चर्चा होगी, इनकी रचनाएं क्या हैं, आदि आदि बातें, है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या हैं, यहाँ से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व क्या हैं, इनको लेकर के भी लगातार क्या है प्रश्न आपके बनते रहते हैं। ठीक है,
तो इतनी सी बात क्या है आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आपका इसमें वो है मध्य प्रदेश का भूगोल या मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, जिसमें मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ, वनों के संदर्भ में 2021 का जो फॉरेस्ट सेंसस हुआ उसका उसके रिलेटेड डेटा क्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु के तीनों हिस्सों में क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है। उसके संदर्भ में अन्य तथ्य क्या है, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक और खनिज संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों में मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं उनमें साल वृक्ष, सागौन वृक्ष आदि आदि वृक्षों का कितना योगदान है, कहाँ कौन सा कितना पाया जाता है, किनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। खनिज संसाधनों में कौन सा खनिज कम है, कौन सा खनिज ज़्यादा है, कौन से खनिज का कितना परसेंटेज पाया जाता है। अभी आपका हाल ही में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ था, वहाँ से भी एक खनिज संसाधनों में प्रश्न पूछा गया डायरेक्टली कि मैग्नीज का कितना यहाँ पे डिपॉजिट है, आदि आदि प्रश्न है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है, पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है, ऐसे कई सारे प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं क्या हैं, हालिया में चालू हुई परियोजनाएं क्या हैं, पहले चालू हुई परियोजनाएं क्या हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है, वो कहाँ स्थापित है, कौन सी नदी में स्थापित है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी आपके यहाँ पे प्रश्न निकल करके आएंगे। इसके अलावा आपका क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें दो पॉइंट जोड़े गए हैं, एक पॉलिटी जोड़ा गया है, एक क्या जोड़ा गया है, इकोनॉमी को जोड़ा गया है। पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो आपको वही राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा, इनको जोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में 73rd और 74th भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी आपको मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जनगणना या जननांकी पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। जनगणना जननांकी का 2011 का सेंसस जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड अलग अलग जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है, टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना है। इसके अलावा जो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं वो कौन चला रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का नीति एवं योजना आयोग, ठीक है। कौन सा, मध्य प्रदेश नीति एवं योजना आयोग कब स्थापित किया गया, उसके चेयरमैन कौन है, ऐसी ढेर सारी बातें, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन से, कागज आधारित उद्योग कौन से हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, कागज आधारित उद्योगों में कौन कौन से उद्योग कहाँ चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कागज आधारित उद्योगों में कौन से प्राइवेट सेक्टर के हैं, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग ऐसे ही आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये ढेर सारा क्या है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर बातें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या आ जाता है इसी में, जो एक और यूनिट जोड़ी गई है वो क्या जोड़ी गई है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तीन बिंदु जोड़े गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। अब इसमें समसामयिक घटनाओं में दरअसल आता है कि करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। अब पॉइंट ये है कि करंट अफेयर कितना पढ़ना है, ठीक है। ये एक बड़ी समस्या रहती है। अब कोई कहता है 1 साल का करंट अफेयर पढ़ो, कोई कहता है 2 साल का पढ़ो, कोई कहता है 6 महीने का पढ़ो। देखो 1 साल अचानक से आपको कोई कह दे कि 1 साल और 2 साल का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, बड़ा बेढंगा है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, दरअसल आयोग का एक बड़ा सा अजीब सा पैटर्न रहा है हमेशा से एग्जाम को लेकर के, सभी एग्जाम्स को लेकर के जो आयोग एग्जाम कंडक्ट करवाता है कि उसका कोई एक वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि हाँ हम 1 साल का ही करंट अफेयर पूछेंगे अथवा 2 साल का ही करंट अफेयर पूछेंगे। वो 3 से 4 साल पुराना भी करंट अफेयर जो कि अभी स्टैटिक हो चुका होता है उसको भी क्या कर रहे होते हैं, लगातार पूछते रहते हैं। तो ये बड़ा कठिन खेल है, बट फिर भी मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि 1 साल नहीं भी तो कम से कम 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ करके एग्जाम के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब इस यूनिट में आपको करंट अफेयर के अलावा एक और चीज मिलेगी, वो क्या है, मध्य प्रदेश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल, उनकी प्रतियोगिताएं, पुरस्कार एवं खेल संस्थान कौन कौन से हैं, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश साइकिलिंग एकेडमी कहाँ है, मध्य प्रदेश कैनाकिंग कैनोइंग एकेडमी कहाँ है, मध्य प्रदेश आपका एक्वेस्ट्रियन एकेडमी कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार चलते हैं, विक्रमादित्य पुरस्कार में कितना अवार्ड दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार में कितना अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के विक्रम पुरस्कार किसको किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, आदि आदि बातें, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं और मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, ये जो जो भी क्या है अभी हाल में चर्चा में रहे होंगे उनको लेकर के क्या है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इतनी सी क्या है यहाँ पर बातें की गई हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आता है वो आता है आखिरी यूनिट। वो आखिरी यूनिट क्या है आपका, इसमें पार्ट 1 आखिरी यूनिट है, ठीक है। किसका, ये पार्ट 1 आखिरी यूनिट है। पार्ट 1 के आखिरी यूनिट में जो बात आती है वो क्या आती है, वो डील करती है हमारे किससे, कंप्यूटर से। हम इसको सिर्फ कंप्यूटर कह रहे हैं बट कंप्यूटर सिर्फ नहीं है, इसमें कई सारी कुछ और बातें हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन जोड़ दिया गया है जिसमें कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, आईसीटी वाला पूरा पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, दूसरा आईसीटी हो गया, तीसरा कंप्यूटर्स हो गए,
कंप्यूटर्स की पूरी जनरेशन आ जाएंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इसमें क्या जोड़ दिया गया है, रोबोटिक्स, इसमें जोड़ दिया गया है एआई, और इसमें जोड़ दिया गया साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, हैकर्स कौन होते हैं, हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, वायरस कौन कौन से होते हैं, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, पहला वायरस कौन सा था, भारत का, दुनिया का, आदि आदि बातें ढेर सारी आपको इस पे पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या जोड़ दिया गया है, एक ई गवर्नेंस वाला हिस्सा जोड़ दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया गया, वो क्या है, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो इंटरनेट एक अलग पोर्शन है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक अलग पोर्शन है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंतर्गत यदि मैं बात कर लेता हूं आपसे सिंपल सा इसमें, तो क्या कौन कौन सा पोर्शन आ जाएगा, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जैसे मान लो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं आपकी, वो कब कौन ट्विटर कब चालू हुआ, उसका सीईओ कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आदि आदि बातें ढेर सारी इसमें क्या है आ जाती हैं। इसके बाद ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे होता है, गवर्नमेंट क्या प्रबंध करके रखी हुई है। ठीक है, इसमें जो हमारा ई कॉमर्स में ई प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे होता है। ठीक है, इन सब बातों को लेकर के भी हमको क्या है यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये सब हम धीरे धीरे क्लासेस में करते रहेंगे। क्लासेस अपनी जब चालू हो जाएंगी, अब आज से चालू हो रही क्लासेस, ठीक है, तो इसमें हम धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे सब कुछ कवर करते चलेंगे। तो ये क्या था, हमारा चारों जो एग्जाम थे हमारे उनसे संबंधित बातें थी। ठीक है, हमारे जो चारों एग्जाम कौन कौन से, ठीक है, चारों एग्जाम हमारे कौन कौन से, एक टैक्सेशन असिस्टेंट कराधान सहायक का, ठीक है, जिसके लिए ये पार्ट ए की क्लास रहेगी, और कराधान सहायक के लिए पार्ट बी की भी क्लासेस चालू होंगी। पार्ट बी की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेंगी, कराधान सहायक के लिए रहेंगी, इनके लिए नहीं होंगी। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या काहे की क्लासेस रहेंगी, पार्ट ए की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो टैक्सेशन असिस्टेंट, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन चारों का सिलेबस क्या है, पार्ट ए का सेम है। इन चारों का सिलेबस पार्ट ए का सेम है, तो चारों के पार्ट ए की क्लासेस भी एक साथ ही चलेंगी। ठीक है, आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से इन क्लासेस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैंने कहा कि असिस्टेंट जो टैक्सेशन ऑफिसर है, कराधान सहायक अधिकारी, उसके पार्ट बी की क्लासेस भी चलेंगी। तो इसी वीडियो में हम क्या करते हैं, एक बार इसकी भी क्या है चर्चा कर लेते हैं कि पार्ट बी का सिलेबस क्या है टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए। ठीक है, उसकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए जो पार्ट बी का सिलेबस है उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो पहली यूनिट आती है वो कौन सी आती है, अकाउंटिंग के से रिलेटेड है। अकाउंटिंग के बारे में बहुत बेसिक चर्चाएं की गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे करता हूं कि लेखांकन की प्रकृति क्या होती है, लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है, लेखांकन की विधियां क्या होती हैं, लेखांकन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मूल सिद्धांत, उसको लेकर के अवधारणाएं क्या होती हैं, परंपराएं क्या होती हैं, लेखांकन के समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चर्चा जो आप 11th 12th में पढ़ा होगा आपने, जो आपने बी कॉम में पढ़ा होगा, एम कॉम में पढ़ा होगा, वही बेसिक चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, त्रुटियां, उनका वर्गीकरण, विभिन्न परिस्थितियां, बस थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि आपने इनको 11th 12th में या बी कॉम एम कॉम में जब पढ़ा होगा तो कभी भी आपने इसको एमसीक्यू के तौर पे नहीं टैकल किया होगा। हम उस नज़रिए को भी क्या है ध्यान में रख करके क्लासेस को आगे अपनी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा पार्ट बी का पहला यूनिट रहेगा। पार्ट बी का ही सेकंड यूनिट किससे डील करता है, पार्टनरशिप अकाउंट से। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत क्या क्या बातें दी गई हैं, तो साझेदारी संलेख क्या होते हैं, अर्थात पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होते हैं, साझेदारों की पूंजी क्या होती है, साझेदारी सामान्य लेखे क्या होते हैं। अब जब भी साझेदारी होगी या पार्टनरशिप होगी तो उसमें नए साझेदार का प्रवेश कैसे होगा, पुराने साझेदार की निकासी कैसे होगी, नए साझेदारों के बीच में या आने वाले साझेदारों के बीच में किस अनुपात से उसमें क्या है किस नए अनुपात क्या होगा, अनुपात का त्याग कैसे होगा, ख्याति का मूल्यांकन, उपचार आदि आदि कैसे होगा। ठीक है, यदि किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो कैसे समझौता होगा, तो कैसे पार्टनरशिप रहेगी। ठीक है, यदि दो पार्टनरशिप दो कहे फर्म्स हैं तो उन दोनों फर्म्स के बीच में पार्टनरशिप कैसे होती है, इसको लेकर के क्या नियम बने हुए हैं, ये कैसे कंपनी एक्ट से डील होता है। ठीक है, तो इसकी लेकर के हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बात। इसके बाद थर्ड यूनिट जो आती है आपकी उसमें वो किससे डील करती है, कॉर्पोरेट अकाउंट से डील करती है। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंट के अंतर्गत क्या है इसमें, तो अंश पूंजी का निर्गमन, हरण और पुनर्निगमन, अधिकार अंशों का निर्गमन, अर्थात शेयर कैपिटल क्या होता है, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ द इशू ऑफ राइट्स शेयर कैसे होता है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैसे होता है। ठीक है, आहरण पत्र कैसे, कंपनी का लाभ हानि विवरण पत्र एवं स्थिति विवरण पत्र क्या होता है, लाभांशों की घोषणा, लाभों का निपटारा, ठीक है, अंशों का अभिगोपन, ये सभी बातें क्या करेंगे हम धीरे धीरे क्लासेस में अपनी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है,
इसके बाद जो इसमें एक यूनिट दी हुई है वो कौन सी यूनिट दी हुई है, प्रबंधन की। ये यूनिट से आपने पहले भी दो चार हुए होंगे पटवारी के एग्जाम में, ठीक है। पटवारी के एग्जाम में भी आपकी ये यूनिट दी हुई थी। पूरा का पूरा क्या था, सिलेबस ही था प्रबंधन का, जिससे 25 क्वेश्चन आए हुए थे आपके पटवारी के एग्जाम में। आप में से जिन लोगों ने पटवारी के एग्जाम दिया रहा होगा उन्होंने मैनेजमेंट वाली यूनिट को अवश्य पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें पटवारी सॉरी प्रबंधन वाले में आपको क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, तो एक, प्रबंधन होता क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रबंधन की अवधारणा क्या है, प्रबंधकीय विचारधारा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या मैनेजमेंट की जो पूरी थ्योरी है वो कैसे डेवलप हुई इसके चरणबद्ध तरीके से, उसका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, नियोजन की अवधारणा क्या होती है, प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। नियोजन या प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की तकनीक क्या होती है, संगठन क्या होता है, संगठन की अवधारणा क्या होती है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बातें हैं कि एक मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें, दूसरा प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बातें, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातें। इसके अलावा क्या हो जाता है यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कुछ बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो निर्णय क्या है, निर्णय परिचय, निर्णय प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या जाता है, इस स्टाफिंग को लेकर के कि भाई जो स्टाफिंग का अर्थ क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, उसकी मेथड्स क्या होती हैं, ठीक है। इसके अलावा लीडरशिप को लेकर के कुछ बातें आती हैं, और आखिरी में क्या जाता है हमारा यहाँ पर, डायरेक्शन को लेकर के कुछ बातें आती हैं। तो 5 से 6 टॉपिक आपको कवर किए गए हैं किसके किसके तहत, प्रबंधन के तहत, ठीक है। इसके बाद जो इसमें हमारा चालू होता है वो छठवीं यूनिट। छठवीं यूनिट काफ़ी बेसिक यूनिट है, बहुत ही सामान्य इसमें बातें की गई हैं। वो क्या है, आपने पहली यूनिट में क्या पढ़ा, लेखांकन या अकाउंटिंग। और वर्तमान में जो लेखांकन और अकाउंटिंग होता है वो दरअसल कौन सा होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ना कि पुराने जमाने में जो कागजों में होता था। अब वो सब प्रक्रियाएं चलती नहीं है। तो वर्तमान में कैसे हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उनको लेकर के नियम क्या बने हुए हैं, संहिताकरण क्या होता है उनको लेकर के, सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं उसको लेकर के, ठीक है। यही सभी बातें क्या है इसके अंतर्गत आपकी कवर की गई हैं। उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कठिनाइयाँ क्या आती, सावधानी क्या बरतनी चाहिए, यही सब बातें आपकी इसके अंतर्गत क्या है की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, अंकेक्षण या ऑडिटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग हो गया, अगला चरण क्या आता है, ऑडिटिंग का। तो ऑडिटिंग क्या होती है, वाणिज्य के विविध आयाम क्या होते हैं, अर्थात डायमेंशंस ऑफ कॉमर्स क्या होते हैं। तो पहली बात, ऑडिटिंग के परिचय, ऑडिटिंग का बेसिक इंट्रो क्या होता है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, कार्यक्रम क्या चलते हैं, कर्तव्य क्या, अधिकार क्या, दायित्व क्या, अंकेक्षण की नियुक्ति क्या होती है, ठीक है, आदि आदि बातें। संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन कैसे होगा, अंकेक्षण का प्रतिवेदन कैसे आता है, उद्यमिता की अवधारणा क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स जो आपको पार्ट ए में भी दिया हुआ है वही ई कॉमर्स क्या होता है, अर्थ विशेषताएं क्या होती है, प्रकार क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक क्या दिया हुआ है, व्यावसायिक गणित दी हुई है, ठीक है, जो आपको अ, उसमें आपके बी कॉम और एम कॉम में पढ़ाई गई होगी, बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि औसत क्या होता है, ठीक है, सांख्यिकी औसत आदि आदि की गणना कैसे करते हैं। इसके अलावा साधारण एवं परिशोध कमीशन क्या होते हैं, बट्टे क्या होते हैं, लाभ हानि क्या होता है, अनुपात समानुपात, अर्थात यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो रेशियो प्रोपोर्शन की लेकर के बातें। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, सीआई और एसआई दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ आपको, ठीक है। उसकी गणना कैसे करते हैं उसको लेकर के आपको कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी क्लासेस हम करवा देंगे आपको, ठीक है। शुभम सर क्लासेस ले लेंगे उसकी आपकी। इसके अलावा यहाँ पर वैदिक गणित से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो वो बातें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर हैं। इसके बाद इसके अलावा इसमें क्या मिल जाता है हमारो, हमको 9th यूनिट है ना, 9th यूनिट में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वो क्या है, पूरा का पूरा जीएसटी आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी हम पार्ट बी की जो क्लासेस चालू करेंगे, ठीक है, हम पार्ट बी की जो क्लासेस चालू करेंगे टैक्सेशन के लिए, वो कौन सी क्लासेस कहाँ से चालू करेंगे, 9th यूनिट जीएसटी से ही चालू करने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात, पार्ट ए की जो क्लासेस चालू करेंगे हम, पार्ट ए की जो क्लासेस चालू करेंगे वो कहाँ से चालू करने वाले हैं, पॉलिटी से चालू करने वाले हैं। पहले हम पहली क्लास में मध्य प्रदेश के बेसिक परिचय को पर चर्चा करेंगे, सामान्य परिचय क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम पॉलिटिक्स चालू करेंगे पार्ट ए में, और पार्ट बी में कहाँ से चालू करेंगे, टैक्सेशन के लिए। तो पार्ट बी में टैक्सेशन के लिए हम जीएसटी से चालू करेंगे, ठीक है। जीएसटी किसका हिस्सा है, जीएसटी हिस्सा है हमारे अप्रत्यक्ष कर का। और अप्रत्यक्ष कर का ही एक चीज और है ना, अप्रत्यक्ष कर का एक हिस्सा और होता है, वो क्या कहलाता है, वैट कहलाता है। वैट वर्तमान में क्या हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। वैट वर्तमान में हट चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी नहीं हटा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि वैट पूर्ण रूप से नहीं हटा है। तो वैट अभी भी कितने लगता है, 5 चीजों में अभी लगता है। जैसे क्या हो गया, पेट्रोलियम रिलेटेड चीजें हो गई, जैसे क्या है, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, जैसे पेट्रोल और एलपीजी आदि आदि हो जाता है। मदिरा रिलेटेड होता है, अल्कोहल जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें लगता है, ठीक है।
तो वैट अभी पूर्ण रूप से फिलहाल के लिए भी नहीं हटा है। तो इसमें पूरा का पूरा आपका 10वीं यूनिट में क्या दिया हुआ है, वैट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर वैट पर भी हम क्या करेंगे, अपनी चर्चा आगे क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले हम 9th यूनिट पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम 10th यूनिट पे चर्चा चालू कर देंगे, जब पार्ट बी में क्लासेस हमारी चालू हो जाएंगी। और पार्ट बी की क्लासेस हमारी कल से ही चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी, बेसिक बातें थी। क्लासेस अब आपकी चालू हो जाएंगी, क्लासेस आपकी अब क्लास में चालू हो जाएंगी कल से, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की। पार्ट ए में हम मध्य प्रदेश के बेसिक से चालू करके पॉलिटी से होते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, पार्ट बी में हम टैक्सेशन के लिए सिर्फ पार्ट बी की क्लासेस होंगी, है ना, टैक्स असिस्टेंट के लिए। तो टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए जो पार्ट बी क्लासेस होंगी वो कहाँ से चालू होंगी, 9th यूनिट जीएसटी से क्लासेस चालू होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। आपके यदि कुछ डाउट्स हैं, कुछ सुझाव सलाह है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज में बता सकते हैं। आप लोगों के पास, अधिकांश लोगों के पास मेरा नंबर है, ठीक है, कैसे भी बता सकते हैं। तो आज की अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। यदि कुछ आप सुझाव देना चाहें तो बता सकते हैं, अन्यथा अभी क्लास को यहाँ पर विराम दिया जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।